पीक ऑफ मार्शल आर्ट की इस एपिसोड की शुरुआत में हमें यांग काई दिखाया जाता है जो कि पेवेलियन की रोड को साफ कर रहा था। पर वहीं पे हमें उसी डिसाइपल को भी दिखाई जाती है जो यांग काई की बॉडी को देखते हुए कहती है कल तो ये फाइट के अंदर काफी सीरियस तरीके से इंजर्ड हो गया था और रातों रात किस तरीके से हील हो सकता है, उसकी बॉडी में एक भी चोट की निशान क्यों नहीं है। ये सभी चीजें मुझे जरा सी भी समझ में नहीं आ रही। इसी के साथ साथ हम वहीं पे और एक डिसाइपल को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी को संभाल नहीं पा रहा था। वहाँ पे रास्ते ढलान की वजह से वो गाड़ी नीचे आ रहा था। इसी के साथ साथ वो डिसाइपल यांग काई से कहता है ब्रदर प्लीज तुम सामने से दूर हट जाओ क्योंकि इस वजह से तुम्हें यहाँ पे चोट भी लग सकता है। पर यांग काई को वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता और वहीं पे वो खड़ा रहता है। वहीं पे हम देखते हैं कि वो गाड़ी तुरंत यांग काई की बॉडी से टकरा गया था पर यांग काई की नीचे गिरने की वजह उल्टा ही वो गाड़ी ही नीचे गिर गया था। इसी के साथ साथ हम यांग काई को भी देखते हैं जो कि पूरी तरीके से सही सलामत खड़ा था। ये देखने की बात वो डिसाइपल कहती है आखिरकार इतनी फोर्स को वो किस तरीके से संभाल सकती है, उसकी तो हाथ पैर तक टूट जाना चाहिए था। आज से हम इस डिसाइपल को मिस जोई बुलाएंगे क्योंकि ना ही सबटाइटल के अंदर इसकी नाम दी गई। तो मिस जोई फिर से कहती है कि क्या ऐसा हो सकती है कि 3 सालों में यांग काई को जो भी सक्सेस ना मिला हो और रातों रात ही मिल गए हो। और फिर हमें यांग काई दिखाया जाता है जो कि उस डिसाइपल को हेल्प कर रहा था। इसी के साथ साथ दोनों ही बातें करने लगता है। यांग काई को कोई भी चोट ना पहुंचने पर वो डिसाइपल भी पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। इसी के साथ साथ बातों ही बातों में उस डिसाइपल की वहां से जाने की बाद यांग काई को याद आता है कि आज के दिन यानी कि हर महीने में इसी डेट पर सेक डिसाइपल्स के साथ कंट्रीब्यूशन पॉइंट को एक्सचेंज करता है और वो भी कहते हैं अरे नहीं मुझे भी शायद से जल्द कंट्रीब्यूशन पॉइंट पहुंचना होगा और वो जल्दी में अपना काम करने लगता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें कंट्रीब्यूशन हॉल के बाहर दिखाया जाता है। यहाँ पे कई सारे डिसाइपल वहाँ पे अपनी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को एक्सचेंज करने के लिए आया था। जहाँ पे हम कंट्रीब्यूशन हॉल की एल्डर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा ठरकी था। वो तो वहाँ पे लड़कियां ताड़ने में लगी हुई थी और फिर वहीं पे एक डिसाइपल आ जाता है जिसकी वजह से उसकी ठरकपंथी तो वहीं पे बंद हो गया था जिससे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसी के साथ साथ वो डिसाइपल वहाँ से जाने लगता है पर तभी वहीं पे हमारा यांग काई भी पहुँच जाता है। वहाँ से जाते टाइम उस डिसाइपल की पैसों की जो बैग था वो गिर गया था पर तभी यांग काई तुरंत ही उसे पकड़ लेता है। असल में ये होता है उसी डिसाइपल का ही एक चाल जो कि यांग काई को फंसाने की कोशिश कर रहा था। पर तभी यांग काई कहता है ब्रदर मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, आपकी ये पोटली गिर गया था इसी वजह से मैं आपको ये वापस लौटाना ही चाहता था। ये सुनने की बात वो डिसाइपल कहता है इतना शातिर होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी हर एक चाल मुझे पता है। तुम मेरे सामने हार मान चुके हो तो फिर ठीक है मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगा। इसके बदले में तुम्हें यहाँ पे मेरे सामने घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगना होगा तभी मैं यहाँ से जाने दे सकता हूँ। ये सुनने की बात यांग काई कहता है मैंने जब कोई गलती किया ही नहीं तो मैं क्यों माफी मांगू। ये सुनने की बात वो डिसाइपल काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो तुरंत यांग काई के ऊपर हमला कर देता है। पर वो कंट्रीब्यूशन हॉल की जो एल्डर था वो इन सभी चीजों को देख रहा था और तुरंत ही उस डिसाइपल को वो नीचे गिरा देता है जिससे वो डिसाइपल तो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो गुस्सा होते हुए वहाँ से जाने लगता है। और फिर हम यांग काई को देखते जो कि कंट्रीब्यूशन हॉल के अंदर आ गया था और फिर वो एल्डर कहता है तुम्हारी पूरी महीने की कंट्रीब्यूशन पॉइंट है 10 सिल्वर टेल्स। सच कहूँ तो इससे तुम्हारे महीने की खर्चा भी नहीं आया। ज्यादातर डिसाइपल तो इन टेल्स के बदले इस मार्शल आर्ट बुक को एक्सचेंज कर रहे हैं जिस वजह से तुम्हें भी इसे एक्सचेंज कर लेना चाहिए। ये सुनने की बात यांग काई कहता है पर मुझे तो ये नहीं चाहिए। इस वजह से वो एल्डर तुरंत उसे 10 सिल्वर टेल्स दे दिया था। इसी के साथ साथ उन दोनों के अंदर काफी ज्यादा बातें होने लगता है। वो एल्डर काफी ज्यादा ठरकी होता है इस वजह से उनके अंदर क्या बातें हो रहा है वो तो तुम्हें पता ही है। इन फालतू बातों को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और फिर हम यांग काई को देखते हैं जो कि उस एल्डर को चिराते हुए भाग रहा था और एल्डर काफी गुस्से में अपनी जूते को खोलकर उसकी ओर मारने लगता है। पर तभी हम वहीं पे मिस जोई को भी देखते हैं जो कि वहाँ से क्रॉस कर रहा था। मिस जोई और यांग काई दोनों ही एक दूसरे की ओर देखने लगता है। यांग काई तो मिस जोई को फर्स्ट टाइम देख रहा था
पर उसे कुछ शक हो रहा था। इसी के साथ साथ वहाँ से जाने की बात हम मिस जोई को देखते हैं, जो कि एल्डर की उस जूते को पकड़ते हुए कहती है, एल्डर इसमें से काफी ज्यादा बदबू आ रही है। इसी के साथ साथ वो एल्डर से कहती है, आप शायद से यांकाई की कुछ ज्यादा ही फिक्र करते होंगे। ये सुनने की बात एल्डर कहता है, हाँ, क्योंकि मुझे किसी ने ऐसा करने के लिए कहा था। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें यांकाई दिखाया जाता है, जो कि मार्केट की ओर ही जा रहा था, क्योंकि वो अपने लिए चावल खरीदने वाला था। और फिर हम चावल शॉप के अंदर मिस्टर हे को देखते हैं, जो कि चावल की बोरी को रखने के लिए जाती है, पर तभी वो नीचे गिरने लगते हैं। पर यांकाई सही टाइम पर आकर उन्हें बचा लेता है। और फिर वहाँ से मिस्टर हे की जो बेटी थी वो तुरंत यांकाई के लिए चावल ले आती है। जहाँ पे चावल को पकड़ते हुए उसे कुछ गड़बड़ महसूस होता है, क्योंकि उस चावल की बोरी के अंदर कुछ ज्यादा ही चावल था। यांकाई कहता है, अंकल है, आपको इतना ज्यादा चावल देने की क्या जरूरत था? हर बारी आप मुझे ज्यादा ही चावल देते रहते हैं। ये सुनने की बात अंकल है की वाइफ कहती है, तुम्हें ये रख लेना चाहिए, क्यों ना तुम यहाँ से खाना खाने की बात ही वापस लौटना। इसके बाद हम वही पे उसी शॉप के अंदर दो मेंबर को आते हुए देखते हैं, जो कि आते ही कहने लगता है मिस्टर है कि जो चावल है उसके अंदर पॉइजन मौजूद है, क्योंकि इसे खाने की बात मेरी जो ब्रदर है वो बीमार पड़ चुका है। उन लोगों को देखने की बात ऐसा लग रहा था कि वो दोनों नाटक ही कर रहे होंगे। यांकाई भी नोटिस कर लेता है और वो तुरंत ही मिस्टर हे को पीटने के लिए आगे भी बढ़ने लगता है, पर वही पे यांकाई बीच में आकर उन्हें पीछे कर देता है, जिस वजह से वो दोनों भाई तो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था। पर बीच में अंकल है आते हुए कहता है, तुम दोनों के ऐसे झगड़ने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारा भाई ज्यादा खराब है तो तुरंत ही उनका इलाज करना चाहिए। इसी के साथ साथ इसकी पैसे भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। यह सुनने की बात वो दो भाई कहने लगता है, क्या आपको लगता है कि मैं यहाँ पे पैसे लेने के लिए आई हूँ? मैं तो यहाँ पे लोगों को ये बताने के लिए आया हूँ ताकि तुम्हारी चावल कोई ना खरीदे, तुम्हारी चावल के अंदर पॉइजन मौजूद है। पर तभी हम वही पे उसी डिसाइपल को आते हुए देखते हैं, जो कि आते हुए कहता है, किसने कहा कि इनकी चाराइस के अंदर पॉइजन है? और वो ये कहते हुए तुरंत एक मेंबर के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पे वो इस हमले को तो काफी इजीली डॉज कर लिया था। और फिर वो मेंबर फिर से कहने लगता है, तुम्हारे अंदर ये पॉइजन है तो तुम क्या इस अटैक को इस तरह से डॉज कर पाते? ये सभी चीजें देखने की बात यांकाई को भी कुछ डाउट होने लगता है, क्योंकि उन दोनों मेंबर्स के पास जो पैसे की थैली था, इसी के साथ साथ उस थैली को तो उस डिसाइपल के पास यांकाई ने पहले भी देखा था। यांकाई मन ही मन कहता है, लगता है इन दोनों के अंदर कोई कनेक्शन मौजूद होना चाहिए। और वो डिसाइपल तुरंत ही उन दोनों मेंबर्स को अटैक करते हुए नीचे गिरा देता है, जिसे देखने की बात यांकाई कहते है, ओ तुम यहाँ पे कमजोरों के सामने हीरो बनने की नाटक कर रहे हो। और फिर वो दोनों भाई उस डिसाइपल से पूछता है कि तुम कौन हो? ये सुनने की बात वो डिसाइपल कहता है, मैं लिंगजियो पेवेलियन की एक डिसाइपल सुमू हूँ। ये सुनने की बात वो दोनों भाई कहते हैं, अगर तुम लिंगजियो पेवेलियन की डिसाइपल हो तो हम तुमसे फाइट नहीं करेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे, पर याद रखना फ्यूचर में इसकी बदला हम तुमसे जरूर से लेंगे। और वो उन दोनों भाइयों को इशारों में वहाँ से जाने के लिए कहता है और वो दोनों वहाँ से जाने लगता है। पर तभी यांकाई उन्हें रोकते हुए कहते, इतना भी जल्दी क्या है, तुम लोग इतना जल्दी कहाँ पे जा रहे हो? और वो उन दोनों को तुरंत ही नीचे गिरा देता है और कहता है, आज इन्होंने जो कुछ किया इन्हें माफ नहीं किया जा सकता। आज मिस्टर हे के साथ ऐसा किया और ये फ्यूचर में किसी और शॉप के साथ भी कर सकते हैं, हम इन्हें ऐसे जाने नहीं दे सकते, हमें इन्हें पीटना चाहिए। ये सुनने की बात वहाँ पे मौजूद सभी लोग यांकाई की बातों में एग्री करते हैं, उन दोनों को पीट डालता है। ये देखने की बात सुमू तो काफी ज्यादा टेंशन में आ गया था कि वो लोग उन दोनों को पीट कर कहीं मार ना दे, और वो तुरंत ही उन लोगों को रोकने लगता है। ये सुनती है यांकाई कहने लगता है, ब्रदर इन्हें क्यों ना मारे, इन लोगों ने जो किया है इन्हें माफ करने लायक नहीं है, ये फ्यूचर में किसी और के साथ भी कर सकते हैं, इस वजह से क्यों ना आप इन दोनों को एक एक करके मार डालिए। ये सुनने की बात सुमू फिर से कहता है, क्या इन्हें मारना जरूरी है? वैसे भी हम किसी को इस तरीके से नहीं मार सकते। ये सुनते यांकाई फिर से कहता है, हम इन्हें क्यों नहीं मार सकते, ऐसे भी हम लिंगजियो पेवेलियन के डिसाइपल है। इसी के साथ साथ अगर ये दोनों जिंदा बच गए तो अंकल है की शॉप के साथ फ्यूचर में गड़बड़ कर सकते हैं, इस वजह से हमें यही पे मार देना चाहिए। ये सुनने की बात बाकी लोग भी यही कहने लगता है, पर सुमू तो काफी ज्यादा टेंशन में आ गया था, जिसे देखने की बात यांकाई फिर से कहता है, भाई क्या आप इन दोनों को नहीं मार सकते? क्या ऐसा हो सकता है कि आप इन दोनों को पहले से ही जानते हैं? अरे हाँ,
मुझे तो याद आया, वो जो पैसे की थैली था वो तो आपके पास था ना, इन लोगों के पास कैसे आ गया? ये सुनने की बात सुमो कहता है शायद से यहाँ पे आते ही इन दोनों ने चुरा लिया होगा, और वो तुरंत ही उनसे छीन लेता है। और फिर यांग काई फिर से कहता है ब्रदर आप ऐसे पीछे नहीं हट सकते, चाहे किसी के भी लिए क्यों ना हो, आपको इन्हें तुरंत ही मारना ही होगा और आप इन्हें ऐसे जाने नहीं दे सकते। ये सुनने की बात सुमो कहता है मैं ऐसे ही किसी को कैसे मार सकता हूँ, क्योंकि लाइफ में आज तक मैंने किसी को नहीं मारा। यांग काई उसे धकेलते हुए उन दोनों को मारने के लिए कहता है, जिससे वो दोनों भाई डरते हुए कहने लगता है सुमो तुम तो एक गदर हो, तुम हमारे साथ मिलकर ही हमारे भाइयों के ऊपर ही हमला कर रहे हो। ये सुनने की बात सुमो तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि वही पे उसकी पोल खोल रहा था। सुमो अपनी पोल खोलते हुए देखकर उन सब से कहने लगता है तुम लोग चुप हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। ये सुनने की बात वो दोनों भाई फिर से कहने लगता है असल में आज यहाँ पे हमने जो कुछ भी किया इसी की प्लानिंग था। ये अंकल है की बेटी से प्यार करता है, इस वजह से वो ऐसा नाटक करते अंकल एक ही सामने अच्छा बनना चाहता था, और आज यहाँ पे ये सब हो गया, इसकी वजह से हम यहाँ पे पीटे। ये सुनने की बात सुमो काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए यांग काई से कहता है यांग काई आज यहाँ पे तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, इसकी बदला मैं फ्यूचर में जरूर से लूंगा। और वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। इसके बाद अंकल है यांग काई को काफी सारे खाना देकर कहने लगता है यांग काई तुम्हारे लिए मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। ये सुनने की बात यांग काई कहता है इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी यहाँ पे चाहे कुछ भी हो मैं आपका हेल्प जरूर से करता। पर अंकल है की वाइफ कहता है तुम यहाँ से खाना खाकर ही वापस जाना। पर यांग काई कहता है मैंने तो अभी भी फाइटिंग एरिना साफ करना भूल गया, इसी वजह से मुझे जल्द से जल्द शैक में वापस जाना होगा, और इसी वजह से वो वहाँ से जाने लगता है। पर वहाँ पे वो राइस की बैग भूल गया था, जहाँ पे की अंकल है की बेटी तुरंत ही उसे राइस की बैग दे देती है, जिससे ये देखने की बात यांग काई शर्माते हुए वहाँ से जाने लगता है। और इसी के साथ साथ एपिसोड भी यही पे एंड होता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों से शेयर करना तो भूलना ही मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।